उम्मीदों को पूरा करना बहुत बड़ा काम है, परंतु बहुत बड़ा जनमत और बहुत बड़ा आशीर्वाद उस व्यक्ति को आपने हमने दिया है। इसलिए उम्मीदें हैं और उम्मीदें पूरी होंगी। ये विश्वास अपने नेतृत्व के ऊपर हमें रखना ही होगा, क्योंकि 27 महीने बाद आज टेक ऑफ स्टेजेस पर वो सारी चीज़ें हैं जो अभी 10 मांगे रखी। स्वच्छ जल, सबके ऊपर छत, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज खोलना और डॉक्टर बनाने के अंदर 9 साल लगते हैं। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। इस देश की योजनाएं, कानून के विद्यार्थी हैं, बहुत सीनियर हैं। इस देश के कानून जो अंग्रेज़ों ने 1860 से बनाने शुरू किए, जिनके अंदर स्पीडी ट्रायल है ही नहीं, गोली मारने के वो है ही नहीं, बड़े से बड़ा कल्प्रिट 150 करोड़ रुपए जिसके परसों भी पकड़ा है, एक जिसका नाम नहीं ले रहे थे, उसके ऊपर भी सज़ा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस देश के कानून ऐसे हैं। उसके बावजूद रास्ते निकालने हैं, निकल रहे हैं। इस देश की बड़ी सोच हो, बड़ी इच्छाएं हों। बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है, ये कहने वाले बहुत से मेरे वामपंथी लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी लोग हैं। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। आज काशी से बंगाल की खाड़ी तक समुद्र के अंदर आज से प्रारंभ हो रहा है, क्यों नहीं पहले हो सकता था। गाड़ियाँ, कारें उसके अंदर लोड करके जाएंगी, पेट्रोल से कम खर्चे पर कलकत्ता पहुँचेंगी। 27 महीने हुए हैं। 27 महीने में योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, टेंडर और वो प्रोसीजरों में से निकलना, परंतु हरिओम जी की भावना से आप, मैं 100% सहमत हैं। इसलिए निराशा का वातावरण बनाने वाले क्रिश्चियन फाइनेंस इस देश का मीडिया, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि अमेरिका फाइनेंस इस देश का मीडिया, जिसका प्रतीक एनडीटीवी जैसे लोग हैं, वो इस देश में निराशा फैलाना चाहते हैं। और हरिओम जी और हम और आप मिलकर आशा का दीप जलाए रखना चाहते हैं, और आशा में से ही काम होंगे। भारतीय पहचान, धैर्य रखते हुए, साथ बढ़ते हुए, 2.25 साल के अंदर कितने चुनाव झेल चुका है ये देश, और कितने चुनाव अभी 2017 में हैं। तो हमेशा तलवार पर चलना है। और मैं हरिओम जी की इस बात से भी सहमत हूँ, पिछले सप्ताह 2 बार विचलित हुए हैं। नहीं होना चाहिए था। मुझे गोली मार दो या मेरे को या दूसरा गौ रक्षकों के ऊपर जो बैलेंस बिगड़ा है, नहीं बिगड़ना चाहिए। नेतृत्व का पर अर्जुन भी शिथिल हुए थे, तो भगवान कृष्ण ने उसको गीता के ज्ञान से फिर खड़ा किया था। द्रोण बैठ गए थे, कृष्ण के वो लीला थी। तो इसलिए हरिओम पवार जी, देश में आशा विश्वास का वातावरण बनाने की जिम्मेवारी हम सब की है। उसके अंदर से एक आदमी, काला धन नया पैदा होना बंद हुआ है या नहीं हुआ, बताएं। नया काला धन पैदा होना बंद हुआ है या नहीं हुआ? 10 लाख करोड़ रुपए कोयले में खा गए और उसके बाद 1 रुपया किसी का आरोप नहीं। स्पेक्ट्रम बिका, अब 24 सितंबर से उससे 6.5 लाख करोड़ रुपया फिर आएगा। अंतरिक्ष का जो बिका था उसका आर्बिट्रेशन होकर इंटरनेशनल भारत को थोड़ा झुकना पड़ा। अंतरिक्ष जो डील हुई थी, धरती के नीचे का भी सब कुछ खा गए, धरती के ऊपर का भी खा गए, धरती को भी खा गए, आसमान के स्पेक्ट्रम भी खा गए। परंतु 27 महीने में नीचे करप्शन रुकी हो ना रुकी हो, कम से कम केंद्र सरकार के लेवल पर उसकी नीतियों के माध्यम से एक भी करप्शन का केस आपने मैंने नहीं सुना है। ये है अडिग विश्वास जिसके ऊपर ये देश 10 साल चाहिए परिवर्तन के लिए, क्योंकि योजनाओं को ढंग से लागू करने में। और 2020-21 तक सबको सफाई, सबको पानी, सबको छत और सबको पढ़ने लिखने की सुविधाएं। किसी ने सुना था कि आप 6.5 लाख का मकान लें और ब्याज उसमें सरकार देगी, पर ये योजनाएं आप तक पहुंचनी हैं, लागू हो चुकी हैं। मकान खरीदिए, 6.5 लाख रुपए तक के फाइनेंस पर 6.5% ब्याज सरकार देगी आपके ब्याज।
ताकि नौजवानों को घर मिल सके। शिक्षा के ऋण के ऊपर बैंक का बैलेंस है जो उसका ब्याज है, आप 4% देंगे, बाकी सरकार देगी। तो इस देश में परिवर्तन आ रहा है। डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है। सोक्रेटिस भी क्या लिख गए थे, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट हैज़ नो विकल्प, नो अल्टरनेटिव, इसका कोई विकल्प नहीं है। चीन आगे बढ़ा है तो डिक्टेटरशिप से बढ़ा है, वहाँ कोई कानून नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। परंतु हम हर 5 साल का लोकसभा का चुनाव और हर 6 महीने में 29 राज्यों का चुनाव, पंचायत का चुनाव, निगम का चुनाव, जिले का चुनाव, चुनाव आधारित एक भूल भुलैया में देश फंसा हुआ है, उसमें से निकलेगा। प्रधानमंत्री की ये भी इच्छा है कि चुनाव एक बार ही हों, जैसे 67 तक हुआ करते थे। इच्छाएं बहुत हैं, क्षमता बहुत है उसके अंदर से। इस बात का पार्लियामेंट सेशन जो आज एडजॉर्न हुआ है, इससे बड़ा प्रोडक्टिव पार्लियामेंट का सेशन पिछले 30 साल में, इतने बिल पास होना, इतना सौहार्द होना, और एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। 2 नंबर का पैसे का जो खेल है रुकेगा जीएसटी से, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और इतनी देर नई एनर्जी के साथ फिर से हरिओम पंवार जी को आपके बीच में प्रस्तुत करें। अभी आप डॉक्टर नंदकिशोर जी को सुन रहे थे और उससे पहले डॉक्टर हरिओम पंवार जी को आपने जितने मन से सुना, और आपका आग्रह और निवेदन उनके और काव्य पाठ के लिए है। आपकी तालियां बता रही थी कि वो अभी और सुनना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। डॉक्टर हरिओम पंवार एक देशभक्ति का विश्वविद्यालय है, संस्कार का महाविद्यालय है, ओज का हिमालय है। आज हमारे बीच में, जैसा उन्होंने आप लोगों से पूछा कि कितने हैं जिन्होंने लाइव सुना है, तो बहुत गिनती के हमारे विद्यार्थी थे। और आज उनको सुनते हुए देशभक्ति का संस्कार अपने अंदर यहाँ से लेकर के जाने के लिए हम तैयार हैं। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्ना धागा रक्षा बंधन हो जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं। त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। और आज साहित्य के मस्तक पर चंदन के रूप में हमारे बीच में हरिओम पंवार जी हैं। आज इस देशभक्ति के वातावरण के अंदर आप सबको और आगे ले जाने वाले हैं। लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है। लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है। लिखने पढ़ने को ही लेकिन हम नहीं कहानी कहते हैं। तलवार लेखनी के द्वारा शत्रु की छाती के ऊपर जो लिखी गई हो लोहू से, हम उसे कहानी कहते हैं। ऐसी कहानी सुनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर हरिओम पंवार जी को, और आप तालियों से स्वागत करें। कितना सुनना चाहते हैं, आपकी तालियां बताएंगी। आदरणीय नंदकिशोर गर्ग जी को जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरा ये मत दृढ़ हो जाता है कि मैंने अच्छा किया मैं भाजपा का सांसद नहीं बना। ये मुल्क आस्था का मुल्क है, विश्वास का मुल्क है, संस्कारों का, संस्कृति का। बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी, और सब मन से सोचते हुए जाना। कविता भूल जाना, इस बात को मत भूलना। किन आस्थाओं का मुल्क है ये? एक बाप बेटी जा रहे थे रास्ते में, उनको रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिल गया। दोनों घबराए कैसे निकलेंगे।
तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तो मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने छूटते ही कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। मेरी बात ध्यान से सुनना और आप तक पहुंच जाए तो ही तालियां उठाना। मैं जानना चाहता हूं मेरी बात का कितना मर्म आप समझ रहे हैं। बाप ने कहा बेटी मेरा हाथ पकड़ लो, बेटी ने छूटते ही कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने पूछा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, किसी मजबूरी में, स्वार्थ में मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप बार बार मुझे सामने से आवाज आ रही है कश्मीर कश्मीर। मैं 2 लाइन सुनाता हूं मैं जी। ये अलग विषय है, उस पर बोलने के लिए पहले जितना मुझे बोलना पड़ेगा वो मैं यहाँ आज के दिन उपयुक्त नहीं मानता। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं देश में किसी भी प्रकार के आरक्षण का हिमायती नहीं हूँ। मुझसे बहुत लोग नाराज हैं इस बात पर, और मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो तो मुझे मारने को तैयार है। वो कम्युनिटी है जो हरियाणा में ऐसी मूर्खता कर चुकी है। नहीं, आप जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी ताकत से, कितनी संपत्ति को नष्ट करके, कितने लोगों की जान लेके, कितने घरों में आग लगा के, कितनी ताकत दिखा के कह रहे हैं हमको कमजोर मानो। और सुप्रीम कोर्ट कम से कम कुछ तो ठीक काम कर रहा है कि तुम अगर यही कमजोर होते हैं तो फिर ताकतवर कौन होता है? छोड़िए, इस विषय पे लंबा बहस हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। 2 लाइन सुनाता हूँ, ये 2 लाइन तय करेंगे कि मैं ये कविता सुनाऊं कि कोई और एक आदरणीय मित्तल साहब। देखिए मित्तल साहब के बारे में भी जब आपने मुझे नहीं सुना तो हो सकता है इन पुरोधा को भी आप नहीं जानते हो। ये एक ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लगभग 2000 नए कवियों को कविता लिखने की प्रेरणा देकर उनके लिए एक मंच दिया है, राष्ट्रीय कवि संगम। जो काम हिंदुस्तान के हम वरिष्ठ कवियों को करना चाहिए था वो हमारे एक ऐसे मसीहा ने किया। हम उनके नतमस्तक हैं, उनके सामने चरण छूते हैं हम उनके। मेरे लिए वो एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं जितना आदर्श पुरुष में राजनीति में कोई नहीं खोज पाता, कि हिंदुस्तान की हिंदी की प्रतिभाओं को, नई प्रतिभाओं को, जिनको कोई मंच नहीं मिलता था, जिनको कोई पूछता नहीं था, बड़े कवियों से प्रताड़ित होते थे, उन सबको पूरे देश में नए नए मंच देकर लगभग आज हिंदुस्तान के 600 जिलों में राष्ट्रीय कवि संगम की शाखाएं हैं, जहां आज भारत की आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। हम उनको प्रणाम करते हैं और आप भी उनको समझें, उन्होंने नई पीढ़ी के लिए एक बड़ा काम किया। मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ, 2 लाइन तय करेंगे कि आप ये कविता सुनेंगे या कोई और कविता सुनेंगे। मुझे इन्होंने कहा है चंद्रशेखर आज़ाद पर मैंने कविता लिखी है, वो जी न्यूज़ से कल लोगों ने सुना। जब मोदी जी वहाँ भाषण दे रहे थे भावरा गाँव में चंद्रशेखर आज़ाद के, तब जी न्यूज़ मेरी कविता सुना रहा था वो। लेकिन इससे पहले मैं एक नई कविता सुनाना चाहता हूँ। 2 लाइन तय करेंगे कि ये कविता सुनाऊँ कि सीधी चंद्रशेखर आज़ाद पर। 2 लाइन पर अगर मुझे लगा कि 50% तालियां उठी हैं तो कविता का 50% सुनाऊंगा, 100% तालियां उठेंगी तो कविता 100% सुनाऊंगा। केवल 2 लाइन तय कर देंगे। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते। मैंने गुस्से में आज कविता लिखी है, कितना सुने कितना भुगते हैं। हमारे देश में आतंकवादी मारा जाएगा और तुम्हारे देश में ब्लैक डे मनेगा, और तुम उस आतंकवादी की तस्वीरें रेल पर चिपका दोगे पूरे देश में, अपने देश में। तब मैं एक कविता सुनाता हूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। यही सुनाऊं साहब? तो एक बार जोरदार तालियां उठाए पूरा सदन। हमारे सैनिकों के सर काटे गए और हम बातचीत करने में लगे रहे। मैंने मेरे छोटे भाई सुमित से पूछा, उम्र में बहुत छोटा है मुझसे, लेकिन मैंने सुमित को कुछ साल पहले सुना था जगदीश मित्तल जी के कार्यक्रम में। मैंने उसी दिन कहा था अभी कम सी उम्र इसकी, अभी 6-7 फीट का है, हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा। सुमित ने आज जिस दम से पढ़ा, जिस तेवर से पढ़ा, मुझे उसमें नंद किशोर जी ने कहा वो 20 साल बाद का हरिओम पमार है, नहीं,
आज मैंने उसमें अपना बचपन देखा है और मैं कल में उसमें अपना वर्तमान देखूं। मैं इस तरह की दुआएं करता हूं, कामना करता हूं कल देश को एक रोज का बड़ा कवि मिले। हमारे सैनिकों का सर काटा गया। मैंने सुमित से पूछा, सुमित मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम छोटे हो शायद सोच सकते हो कि पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों का सर ले जाके किया क्या होगा। सुमित ने बड़ा जवाब दिया। सुमित ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है, वो शायद अपनी फौज को दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तानी फौजी बहादुर का धीर होता कैसा है, जो कट तो सकता है झुक नहीं सकता। साहब किसी माँ का बेटा शहीद होता है, माँ बयान देती है मेरे और 2 बेटे होते तो सीमा पर भेज देती। हम इस बयान की पूजा करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन यही सच नहीं है, ये अर्ध सत्य है। एक और भी सच है। मेरा छोटा भाई एक मनोज नाम है उसका, इटावा में रहता है, उसने 4 लाइन लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और एक पंक्ति मुझे महाकाव्य लगती है। मैंने जिस दिन सुनी थी मैं शायद 2 दिन नहीं सोया था। उसका एहसास ये है कि साहब किसी का बेटा सीमा पर विस्फोट में मारा गया, पूरा बदन विस्फोट में उड़ गया, उसके घर पर क्या गुजरती है, इस एहसास की 4 लाइन सुनना और चौथी पंक्ति आपके दिलों तक पहुंच जाए तो तालियों का आकाश उठाना। सुख भरपूर गया, क्या गुजरती है उस घर पर, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां। एक बहुत छोटी सी बात और सुन लेना, 10 सेकंड की। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोलोगे? मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा, हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तो उसको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरे का दरवाजा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। ये कहानी इसलिए सुनाई साहब, भारत आजाद हुआ लेकिन कभी मरने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए रोज मरता है, खंडों में मरता है, कभी कश्मीर में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी कहीं मरता है। कोई दिन नहीं जिस दिन हमारा कोई बेटा तिरंगे में लिपट के सीमा से नहीं आता। तब मैंने गुस्से में कविता लिखी है, सुनना। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। मैं जितने जोश में पढ़ूं उतने जोश में सुनना, आपको भी आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। रोज रोज की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? अगली अच्छी पंक्ति लगे तो फिर ताली बजाना। रोज रोज की गद्दारी को, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है।
जब और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी पहुंच गए चाय पीने शरीफ के यहाँ बिना बुलाए चाय पीने। मुझे लगा कि 125 करोड़ का राजा, 125 करोड़ का नेता, और पिछले 67 साल से हो क्या रहा इस देश में। हम 25 करोड़ के अमेरिका के आगे हाथ जोड़ते हैं कि पाकिस्तान को समझाओ यार हमारे देश में आतंकवादी ना भेजा करे। 125 करोड़ का मुल्क जब घुटने टेके 20 करोड़ की देश की सरकार के सामने तो कवि क्या लिखेगा। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा। और अगली पंक्तियां समझना साहब, मैं 68 साल के भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर गा रहा हूं। राज्यसभा में बहस हुई कल कश्मीर के ऊपर। मैंने चीख चीख के कहा किसी एमपी से कि 2 लाइन पढ़ दो। कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। हो क्या रहा 68 साल का इतिहास, एक लाइन में सुन लीजिए। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। दिल्ली वाला ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही बुज़दिलों पर। इजराइल से जीना सीखो। अभी एक बिलावल का बयान आया कुछ दिन पहले, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। और मैंने कहा पूरा तो हमारे पास भी नहीं, इसे कहां से दें। फिर मैंने खबर भेजी कि बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए हमसे? तुझे मालूम है ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक दिल्ली भी है। समझ जाओ तो ताली बजाना। एक दिल्ली भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। उसे पूरा कश्मीर चाहिए। दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। 39 साल प्रोफेसरी करता रहा, मैं ये भाषा कभी नहीं बोला जो आज बोल रहा हूँ। और मैं दुखी हूँ, सचमुच दिल से बहुत दुखी हूँ। मेरी धड़कनों में हिंदुस्तान धड़कता है। मैंने 12 दिन सोचा कि लाइन लिखूँ कि नहीं लिखूँ, लेकिन मैंने 12 दिन बाद यह फैसला किया मैं नहीं लिखूंगा तो शायद फिर कोई भी नहीं लिखेगा। और मैं आपका समर्थन मांगता हूं। आपका हिम्मत से, हौसले से मुझे समर्थन मिला तो मैं ये पंक्ति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने गाना चाहता हूं। इसके लिए किसी समय की जरूरत नहीं है। यह फैसला एक दिन में हो सकता है, एक दिन में। गर्ग साहब आप ही के सामने गा रहा हूं, पहुंचाइए अपने प्रधानमंत्री को, एक दिन में फैसला हो सकता है। और आपको लगे मेरा विचार ठीक है, रोते 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 कितना रोएं, कितना सुने, कितनी लाश देखें, कितने तिरंगों में हम यात्राएं निकालें, तब मैंने 4 लाइन लिखी है। जानना चाहता हूं आप कितना समर्थन करते हैं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। हमारे श्रद्धेय नंदकिशोर गर्ग साहब ने भी लॉ पढ़ा है। उन्होंने बताया भी हम ऐसा कानून बना नहीं सकते। आप तो 3 बार चुनाव लड़े। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट में जब चुनाव होता है तो कलेक्टर एक अधिसूचना जारी करता है, जो मतपत्र लूटता पाया जाएगा उसको देखते ही गोली मार दी जाएगी। मतपत्र लूटने पर चुनाव में क्या होता है, ये गुंडा नहीं जीतेगा, ये गुंडा जीत जाएगा। लेकिन मतपत्र लूटने पर देखते ही गोली मारने का आदेश। लेकिन जिन्होंने देश की इज्जत लूट ली उनको देखते ही गोली मारने का आदेश आप नहीं बना सकते, तो आप कानून में कमजोर। चुनाव निष्पक्ष हो, मतपत्र ना लूटे जाएं, इसके लिए देखते ही गोली मारने का आदेश बनाया जा सकता है। लेकिन देश की अस्मिता कोई लूट ले, उसको गोली मारने का कानून आप नहीं बना सकते। मैं इस पीड़ा को चीखना चाहता हूं, सुनिएगा। कहां था मैं? उनको दूध पिलाती जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है।
जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, जिनके कारण वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में, और गर्ग साहब देश की जनता से सच छिपाया जाता है। मुझे नहीं पता आज तक क्यों सच छिपाती है, हर सरकार यह सच छिपाती है। 22 जिले कश्मीर में, आतंकवादी घटना केवल 5 जिलों में होती हैं, 17 जिलों में आज तक एक पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया गया, भारत का झंडा जलाया नहीं गया, एक भी अलगाववादी सेपरेटिस्ट की एक घटना 17 जिलों में नहीं घटी। और केवल 14% लोग हैं इन 5 जिलों में, केवल 14%। हम केवल जम्मू कश्मीर के 86% लोगों के हितों के ऊपर इन 14% की गुंडागर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम दुनिया में विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। केवल 14% हैं। कौन है मैं ये बता सकता हूं, लेकिन इस माइक से बताना नहीं चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। सुनिएगा हो क्या रहा है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। समर्थन चाहता हूं, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो। मैं रोया हूं लिखते हुए, जानना चाहता हूं आप कितना दर्द में शामिल होते हैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। श्रद्धेय मित्तल साहब, आपके चरणों में 2 पंक्तियां रखता हूं, मैं नहीं जानता आप कितना समझेंगे। सेना पर पत्थरबाजों को इतना तो बतला ही दो, ये गांधी के गाल नहीं है, इतना तो समझा ही दो। ये गांधी के गाल नहीं है, इतना तो समझा ही दो। एक बार, बस एक बार सेना को कुछ खुद निर्णय कर लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, भारत मां की मर्यादा के पूरा जोश देखना चाहता हूं आपका। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हैं, जब कृष्ण भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती है पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती है किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। 4 पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं लिख के इतराया था, मैंने ठीक लिखा है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उसे तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है। बुद्धिजीवी कह सकते हैं प्रोफेसर था 39 साल कानून पढ़ाया इसने, ये भाषा बोलता है। मुझे बुद्धिजीवियों से बहुत डर लगता है, मैं तो हूं ही नहीं। अगर किसी जंगल में भैंस खड़ी हो और किसी आम आदमी को भेज दो तो वो भैंस गिन के आ जाएगा, कहे कि भाई भैंस गिन के आओ। और कोई बुद्धिजीवी गिनने चला गया तो भैंस नहीं गिनेगा, वो भैंसों की टांग गिनेगा। फिर गूगल में सर्च करेगा कि भैंस के कितनी टांग होती हैं, फिर उसको 4 से गुना भाग करेगा और मान लो एक आध टांग नहीं दिखी तो उत्तर लिखेगा 9.75 भैंस थी।
हंसाने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं। आप को छोटी सी बात सुनाता हूँ, आप हंसेंगे। एक हेलीकॉप्टर में 4 लोग जा रहे थे बिहार में। एक नेताजी थे। कोई बिहार का टॉपर तो नहीं है? मुझे नहीं पता यहाँ कोई है कि नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम है सुमित व्यापम घोटाले का नहीं है। 4 लोग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में थे। एक पायलट था, एक नेताजी थे, एक बच्चा था, एक प्रोफेसर। अचानक पायलट ने घोषणा की कि हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ गई है, अगले 10 मिनट में इसमें आग लग जाएगी, इसलिए। लेकिन दुख यह है कि हमारे पास 3 पैराशूट हैं, आदमी 4 हैं, जो देश के लिए जरूरी है वो पहले कूद जाए। इतना सुना और नेताजी कूद गए। उसके बाद प्रोफेसर कूद गया कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। अब एक पैराशूट बचा, समझिए, हंसिएगा, एक पैराशूट बचा। पायलट की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटे, बच्चे से कहा कि तुम बच्चे हो, देश का भविष्य हो, हमको तो मरना सिखाया जाता है, तुम ये पैराशूट एक बचा, लेके कूद जाओ। बच्चा बोला, पायलट अंकल, रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे हैं। पायलट ने पूछा, वो कैसे? बोले, वो ऐसे कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। बस्ता ले गए। बुद्धिजीवी, मुझे डर लगता है बुद्धिजीवियों से। जानते हो और कौन है? रजिस्टर्ड भी बुद्धिजीवी है इस देश में 140। ये वो हैं जिन्होंने बंबई में 300 हत्याओं के जिम्मेदार याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज का दरवाजा खटखटा दिया कि रोको फांसी, रात के 3 बजे। वो भी इस देश में बुद्धिजीवी कहलाते हैं, जो 300 मौत के जिम्मेदार को फांसी के फंदे से रोकने के लिए रात के 3 बजे दरवाजा खटखटाएं, वो भी इस देश में बुद्धिजीवी कहलाते हैं। इसलिए मुझे बुद्धिजीवियों से बहुत डर लगता है। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, पर जब संसद गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। भारत एक कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर टल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, प्यार चाहता हूं, आपका दाद चाहता हूं। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। अच्छा, और सुन सकते हैं क्या? हाथ उठाइए, कितने और लोग सुनना चाहते हैं? अच्छा, वो हाथ उठाएं जो नहीं सुनना चाहते। ये वो हैं जो जा रहे हैं। देखो भैया, अगर सुनना चाहते हो तो आप भी आ जाओ, अगर बस की कोई समस्या नहीं हो तो। नहीं आ सकते वापस? ये बुद्धिजीवी है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मुझे गर्ग साहब ने बताया कुछ लोग फरीदाबाद से आए हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनकी अगर बस प्रॉब्लम है तो एक कविता मुझे श्रद्धेय मित्तल साहब का हुक्म है, मैं पढ़ देता हूँ। ये कविता मेरी नई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में गांव गए थे भाबरा, आपने सबने पढ़ लिया होगा। वहाँ इसलिए गए थे कि वो चंद्रशेखर की जन्मस्थली है, चंद्रशेखर का वहाँ जन्म हुआ था। अच्छा, देश में एक ऐड चल रहा है आजकल। इंडिया में क्या चल रहा है? फोक चल रहा है। ये पुराना ऐड है। मैं इस ऐड से अच्छा तुम्हें ऐड बता दूं तो, अगर अच्छा लगे सचमुच इस ऐड से, ये अच्छा ऐड मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो तालियां फिर उठनी चाहिए। इंडिया में चेन्नई में रजनीकांत की कवाली चल रही है और उत्तर भारत में नेताओं की गाली चल रही है। अजीब फैशन। आदरणीय मायावती जी को जिसने गाली दी, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, गलत बात है, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आदरणीय मायावती जी, आपको इतना बुरा क्यों लगा? आपने तो चंद्रशेखर आजाद को गाली दी थी, चंद्रशेखर आजाद को गाली दी गई थी। ये संदर्भ आप नए बच्चे नहीं जानते होंगे, बता देता हूं मैं आपको। मायावती जब सबसे पहले यूपी की मुख्यमंत्री बनी, खुद नहीं थी,
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। उस समय मायावती ने इटावा शहर में चंद्रशेखर आजाद के नाम के एक महाविद्यालय का पत्थर उखड़वा दिया, किसी और के नाम का लगवा दिया। लोगों ने शिकायत की तो गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लेख लिखा पूरे पेज पर, मैं पढ़ के चौंका। लेकिन मैंने सोचा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री है, या तो माफी मांगेगी या सरकार गिरा देंगे। लेकिन कोई बोला ही नहीं, कोई नहीं बोला। मैं उन दिनों वाजपेयी साहब के पास आया करता था, अडवाणी जी के पास आया करता था, मैं दोनों के पास शिकायत लेके आया कि आपके समर्थन की मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताएगी और आप चुप रहेंगे। दोनों चुप रहे। मैं उनसे ये कह के चलाया कि आप चुप रह सकते हैं, आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं जनता में बोलने जा रहा हूँ। और मैं एक कविता लेके जनता के बीच आके खड़ा हो गया। वो कविता आज आपको सुनाता हूँ। वो अभी मैंने लिखी, अभी याद दोबारा से पढ़नी शुरू की। बहुत पुरानी कविता, जब सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी हमारी आदरणीय मायावती जी, वाजपेयी साहब की सरकार थी दिल्ली में। इस कविता को सुन लीजिए, आदरणीय मित्तल साहब का आदेश है, मन से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। नई पीढ़ी के लिए मैं एक जरूरी कविता मानता हूँ। मैंने केवल इसलिए कविता लिखी, मत कीजिए आप आदर सम्मान हमारे शहीदों का। हम चुपचाप सह सकते हैं कि राजनीति उनका सम्मान ना करे, लेकिन राजनीति उनका अपमान करे, ये आप करेंगे तो हम तो बोलेंगे। कम से कम कोई बोले ना बोले, हरिओम पंवार बोलेगा। मैं बोला, आपको कविता सुनाता हूं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला जहां दिल में जाके चोट सी लगे बस वहां ताली उठाते रहना। देखिए, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती। आप ये मत समझना सर बार बार तालियों के लिए कह रहे हैं तो इससे कोई कविता बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे होशियार लोग हमें रोज नहीं मिलेंगे। हम तो कल पशु मेले में भी जाएंगे। अरे आप हंस रहे, अजमेर के पास एक जगह पुष्कर जी, वहां तो गधों का लगता है, वहां भी जाते हैं। और हम सचमुच, हमारी कविताओं पर गाय बैल ने गर्दन नहीं हिलाई तो पैसा नहीं मिलता। हमें नहीं पता था कि गर्ग साहब हमें आप जैसे बुद्धिजीवियों के सामने, सॉरी, पढ़े लिखों के सामने, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं होते, वो नहीं है आप में, आप अपने शब्द वापस लेता हूँ। इतने अच्छे लोगों के सामने जो कविता को समझ भी सकते हैं, कविता को जी भी सकते हैं, कविता को पी भी सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल। अगर ताली नहीं बजे तो जानते हो कवि पे क्या गुजरती है? कवि मन में ये सोचता है मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। मैं संवेदनाएं जगाना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान की संवेदनशील जनता के भीतर एक पल, दो पल, चार पल की संवेदनाएं जगा गया तो मैं समझूंगा मैंने कविता पढ़ने का काम किया। संवेदनाएं मर गई हैं हमारी, सो गई। मैं एक छोटी सी बात और सुनाता हूं आपको, बहुत छोटी सी बात। एक बहुत अमीर महिला बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान के सामने आई और दुकानदार से कहा मुझे एक सस्ती सी साड़ी दिखा दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई नई बात नहीं है, हर अमीर महिला यही करती है। विशेष बात यह जो आगे कहने जा रहा हूं, उसी दुकान में 10 मिनट बाद एक बुढ़िया टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर, फटी हुई साड़ी पहनकर उसी दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखा दो, मेरे मालिक की बेटी की शादी होने वाली है। बस मैं एक ही सवाल पूछता हूं, क्यों मरी हमारे देश की संवेदनाएं? जिनके पास बहुत धन आ गया उनकी संवेदनाएं क्यों मर गई? 50 करोड़ लोग जिनका पेट रात को रोज भरता है, अगर एक महीने में 3 दिन खाना छोड़ दें तो हिंदुस्तान के वो 3 लाख लोग रोटी खा सकते हैं जो भूख से मर जाते हैं, जो भूख से मर जाते हैं। इसलिए मैंने भूख एक कविता लिखी। जब भारत में सिक्योरिटी एक्ट आया, पार्लियामेंट में डिस्कस हुई वो कविता, मैंने 12 साल चीखा हूं मैं भारत में सिक्योरिटी एक्ट बनवाने के लिए। इस कविता का आदेश से मैं थोड़ा थोड़ा भटक जाता हूं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड।
बस ऐसे ही। देखिए आप थक गए होंगे बहुत देर से, मैं और स्मिता आपसे तालियां बजवा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी थकान मेरी भी उतारिएगा और थोड़ी सी थकान अपनी भी उतारिएगा। तालियां इस कविता में ज़्यादा चाहिए क्योंकि कविता कहीं कहीं थोड़ी सी गंभीर है। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम। अब सुनिए कविता। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं। श्रद्धेय नंदकिशोर गर्ग जी को समर्पित करता हूँ। उन्होंने कवियों को बहुत प्यार किया। पूरे देश के कवि ये महसूस करते हैं कि नंदकिशोर जी का घर, जगदीश मित्तल जी का घर पूरे कवियों के लिए एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ आएंगे तो उन्हें अपने घर जैसा महसूस होगा। देश के किसी भी कवि की कोई समस्या हो, नंदकिशोर गर्ग जी को बताओ, वो ऐसे मदद करते हैं जैसे घर का मुखिया मदद करता है। मैं उन्हीं को सौंपता हूँ पंक्तियाँ, क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ बोलूँगा थोड़ी देर बाद। लेकिन सलीके से बोलूँगा। मैंने बताया ना मैं पढ़ा लिखा कवि हूँ। हमारे कुछ कवि ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते ही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है। सुनिएगा। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी उनसे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आपको दुख हो तो मेरा साथ देना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, सब चुप थे, कोई राजनीति में बोलने खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है उनके पास। मुझे चुनाव लड़ना नहीं था, इसलिए मैंने बोल दिया। साहब मैंने इसलिए कविता लिखी कि चलो देश में कोई नहीं बोला, लेकिन शहीदों की आत्मा ने भी सुना होगा। आकाश में कहीं शहीदों की आत्मा ने सुना होगा कि आज चंद्रशेखर आजाद को कोई आतंकवादी बता रहा है, तो उन पर क्या गुजरी होगी। ये कविता का सौंदर्य है, सुनना और स्वीकार करना और प्यार करना है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छर तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। सहज सी पंक्ति पर दाद चाहता हूँ। आंसू आंसू रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। मुझे बहुत गुस्सा था साहब, बहुत गुस्सा था। मैं अपना गुस्सा कैसे दिखाता? अगर आपको लगे मैंने गुस्सा दिखाने का तरीका ठीक चुना है, तो मैं इस गुस्से पे आपका जोश देखना चाहता हूँ, ताकि मेरे गुस्से पर मोहर लगे कि हाँ एक कवि को हक है कोई इतना गुस्सा करे। जो मैंने गुस्सा किया है आपको लगे कि इसके अलावा पढ़ा लिखा आदमी और कोई गुस्सा नहीं कर सकता था, तो मेरे गुस्से पर मोहर लगा के भेजें आप। मैं याद रखूंगा, यादगार रहेगा मेरे जीवन में मुझे कि मैं यहाँ नंदकिशोर गर्ग जी के इंस्टीट्यूट में आया था टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के बीच, और मैं अपने गुस्से पर छात्रों की तालियों की मोहर लगवा के लाया था।
चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग। शेखर पर बोलता हूं 1 मिनट, केवल 1 मिनट। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नवचुंबी है, जिसकी थोड़ी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आवाज आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था, अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी। और अब गर्ग साहब से माफ़ी मांग लेता हूँ, मित्तल साहब से माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं लिखता तो मैं हरिओम पंवार नहीं होता। मुझे हरिओम पंवार होने के लिए ये भी लिखना पड़ा, क्योंकि वो अपने आप मुख्यमंत्री नहीं थी। किनके समर्थन से थी सुनिएगा। जो भारत माता की जय के, देखिए 2 मिनट बैठ जाइए प्लीज़, मेरा अनुरोध है। 5 मिनट की कविता नहीं बची, कुल भी 3 मिनट की कविता होगी, 3 मिनट रुक जाइए। देखिए पूजा की तरह सुन लीजिए, 3 मिनट में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, 3 मिनट में कविता समाप्त हो जाएगी, मैक्सिमम 3 मिनट्स। प्लीज बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, भूल जाता। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत। अगली 2 पंक्तियां फिर तालियां मांगता हूं आपसे। मैंने कभी मांग नहीं की जनता से कि मैं तालियां चाहता हूं, लेकिन अगली 2 पंक्तियों पर इसलिए तालियां चाहता हूं कि मुझे हौसला मिले रहा है और मैं कभी सच कहने से डरूं नहीं। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ, जो सीने पर, अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, उनकी जगह मैं बता रहा हूं, और इनकी जगह तो कल के बासी अखबारों में है ही। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना,
उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। केवल सिंहासन का भाट नहीं हूँ मैं, केवल सिंहासन का भाट नहीं हूँ मैं, वृंदावनियों वाली हाट नहीं हूँ मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं देखिए जैसा आदरणीय गर्ग साहब ने कहा, जो लोग मेरी सीडी और बुक लेना चाहते हैं वो एक 100 रुपया गर्ग साहब की तरफ से उसमें सब्सिडी है, सब्सिडी गर्ग साहब देंगे। केवल 200 रुपये में या तो 6 ऑडियो का सेट ले लीजिए या 4 वीडियो का सेट ले लीजिए या पुस्तक ले लीजिए, ये सब आपको छूट है केवल 200 रुपये की, बाकी कुछ भी हो। और जो बचेगा वो तो गर्ग साहब के पास है ही, लेकिन ये मत सोचना कि जो बचेगा गर्ग साहब के पास रहेगा ही हम वहाँ से उठा लाएंगे, वहाँ से आपको बाहर से ही मिलेगा। मैं सब छोड़ के जाऊंगा। मैं एक गरीब बच्चों का ट्रस्ट चलाता हूं, बहुत बड़ी मदद का मुझे आश्वासन मिला, मित्तल साहब का आशीर्वाद मुझे मिलता है, मित्तल साहब का स्नेह मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है। ऐसा बड़ा कोई मसीहा सरदार, ऐसा कोई ईमानदार पुरोधा जो केवल साहित्य कविता के लिए और समाज के लिए काम करता हो, वो किसी के सर पे भी हाथ रख देगा तो वो हरिओम पंवार बन जाएगा, सुमित मिश्रा बन जाएगा, बड़ा कवि बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको जो अच्छा लगा हो वो आपका है, आपके संस्थान का है, नंदकिशोर गर्ग साहब का, मित्तल साहब का है। अगर कहीं कोई कमी रही हो तो हम दोनों कमियों में, मेरी उम्र ज़्यादा है तो इसलिए उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ श्रद्धेय गर्ग साहब आपको भी धन्यवाद दें, और आपने इतनी देर बैठ के सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और गर्ग साहब आपसे निवेदन करता हूँ, उन सबको मेरी सीडी मेरी तरफ से उपहार दे दी जाए, जिन भी बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया है उन सब बच्चों को आपके कुलाधिपति महोदय की तरफ से मेरी सीडी मिलेंगी, और इनसे ना मिले तो मुझे सूचित करना, मेरी तरफ से आएंगी। निश्चित तौर पर मिलेगी। गोयल साहब, राष्ट्रवाद जनवाद के सशक्त हस्ताक्षर हैं आप। मान्यवर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया युवा कवि का भी, जिन्होंने जोश से भर दिया हमारे प्रांगण को आज इस पावन अवसर पर। टकराए जो दिगंत से वह जनमुक्ति निनाद है, टूट चुकी हो जिसकी सब जंजीरें वो आज़ाद है। हम सब आज़ाद रहें, आबाद रहें और हर संभव आज़ादी के लिए प्रयत्नशील रहें। इसी कामना के साथ दीजिए इजाज़त।